फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इंक्लूसिव क्लास की धारणा के साथ जुड़ी हुई है। भाई समावेशी शिक्षण की जो धारणा है वो किस मतलब जो उसकी कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो किस माइंडसेट के साथ आया था कि हमें क्या करना है, मतलब क्यों इंक्लूसिव करना है, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सिंपैथी है, कोलैबोरेशन है, कंपटीशन है या फिर सेग्रीगेशन है, इनमें से एक आपको आंसर करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोलैबोरेशन। ठीक है, अब कोलैबोरेशन क्यों होगा, सिंपैथी क्यों नहीं हो सकता। कुछ लोगों को शायद सिंपैथी भी लगा होगा, लेकिन देखिए हमें कभी भी सिंपैथाइज नहीं करना है बच्चों के साथ, हमें हमेशा एम्पैथी के साथ काम करना है। ठीक है, सिंपैथी होता है कि आपने जस्ट सहानुभूति दिखा दी, लेकिन एम्पैथी में क्या क्या आ जाता है कि आप उस सिचुएशन में खुद को रख कर देखते हैं और फिर सोचते हैं कि आपको कैसे फीलिंग आ रही है ना। अगर आप उस बच्चे की जगह पे होते जिसकी इंक्लूसिव स्पेशल नीड्स है तो आपको कैसा लगता। तो बेसिकली एम्पैथिक फीलिंग्स होती है हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम के प्रति। ठीक है, देखो इंक्लूसिव क्लासरूम की पूरी एक हिस्ट्री है जिसमें ये था कि पहले आपको पता है कि पहले जो स्पेशल बच्चे होते थे ना, जो स्पेशल किसी भी कारण से, मोस्टली जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे, देख जिनको हम कह सकते हैं जो देख नहीं सकते थे बच्चे, या जो सुन नहीं सकते थे, तो बोल नहीं सकते थे, या फिर जिनका कोई एक अंग जो है वो काम नहीं करता है, तो इस तरह के बच्चों को जो है बहुत सारा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता था, उनको सोसाइटी से काट दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। ठीक है, और ये हमेशा ऑब्जेक्शन उठते रहते थे कि नहीं ये नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ इनको मत पढ़ाइए, इनसे हमारे बच्चों को तकलीफ होगी। मतलब दोनों साइड से, अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें या फिर अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो दोनों तरफ से उनको ह्यूमिलिएशन मिलती थी। धीरे धीरे ये दौर खत्म हुआ और कहीं ना कहीं पॉलिसीज ने, एनसीएफ्स ने बहुत फोकस किया इस चीज के ऊपर, पॉलिसी मेकर्स ने, और ये सोचा कि नहीं इस चीज को हमें बदलना होगा और हमें इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कांसेप्ट सिर्फ यही नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को एक क्लासरूम में ले आएंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे एक क्लासरूम में तो आएंगे, सबके साथ तो पढ़ेंगे, लेकिन जितनी भी आपको मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस करने होंगे वो आप अपने ऊपर करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि सिस्टम को सुधरना पड़ेगा, टीचर्स को सुधरना पड़ेगा, टीचर्स को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा बच्चे को समायोजित करने के लिए। बच्चा अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा, बच्चे के हिसाब से हम सबको बदलना पड़ेगा ताकि उस बच्चे को जो है सारी फैसिलिटी सब बच्चों के समान मिल जाए। यही धारणा कहती है कि आपको एम्पैथाइज होना है। अगर आप सिर्फ सिंपैथी दिखाएंगे ना तो उन बच्चों को बहुत बुरा फील भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबको मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम करना है, सहयोग के साथ काम करना है, भले इसमें पीयर कोलैबोरेशन हो, ठीक है, या फिर हमारा पेरेंट्स का कोलैबोरेशन हो, स्कूल मैनेजमेंट का कोलैबोरेशन हो, या फिर टीचर का कोलैबोरेशन हो। आप सबको कोलैबोरेट करना है ताकि आप इन बच्चों को जो है बिल्कुल अच्छी एजुकेशन दे पाए, उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, दिस वाज द आइडिया, मेन आइडिया ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एन इंक्लूसिव क्लास इज दैट इन विच, इंक्लूसिव क्लास कौन सी होती है जिसके अंदर मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट, जो छात्रों के साथ अलग अलग अभ्यस्त शिक्षार्थी भी अध्ययन करते हैं। मतलब इसका हिंदी का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, वैसे तो दिव्यांग बच्चे बोलते हैं। ठीक है, दिव्यांग कहते हैं, अब नई टर्म है, आप अपंग नहीं कह सकते, आपको दिव्यांग कहना है, दिव्यांग। ठीक है, तो दिव्यांग बच्चे हो गए। ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज या फिर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, या फिर डिफरेंट रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं, या फिर गर्ल्स और बॉयज दोनों स्टडी करते हैं। तो ये आपको बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा बेसिकली किसके साथ जुड़ी है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जो है आप कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा आई थी ना वो बेसिकली इन बच्चों के लिए आई थी जो डिफरेंटली एबल्ड थे। ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, क्योंकि इन लोगों का समायोजन, गर्ल्स बॉयज का तो हमेशा से रहा कोएड एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में ये भी आता है, लेकिन उसमें जेंडर का पर्सपेक्टिव एक तरह से कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। अगर सिर्फ बॉयज और गर्ल्स पढ़ रहे हैं तो दिस इज कोएड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोएड स्कूल्स बोलते हैं। डिफरेंट रिलीजन की तो बात हुई नहीं है, डिफरेंट नेशनैलिटीज की बात नहीं है। ठीक है, ये तो अंदर ऑटोमेटिकली है कि भाई हर धर्म के बच्चों को अलाउड है ना किसी भी स्कूल में आना, वो तो शुरू से चलती आ रही है। लेकिन स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन आया था उन बच्चों के साथ जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उनके शरीर के साथ कह सकते हैं, या फिर कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज थी, या कुछ भी कह सकते हैं, जिनको पहले एक्सक्लूड किया जाता था लेकिन अब इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर्स आर
फुल स्पेशली फॉर विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। तो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? बुद्धिशीलता, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम से आपको पता होगा कि आपको ब्रेन पर बहुत जोर लगाना है, मतलब आपको अपने दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करना है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी है, रीजनिंग करनी है, तर्क वितर्क करना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। मेंटल जो कैलकुलेशंस कहते हैं ना वो है। तो इसमें बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ काइंड ऑफ हायर ऑर्डर स्किल, है ना। तो ये प्रोसीजर जो है कौन से बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर है स्लो लर्नर, सॉरी ऑप्शन है स्लो लर्नर्स, बैकवर्ड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन या फिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपको बताना है। आई होप कि आपके लिए आसान होगा। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन, ठीक है। देखो सृजनशील बालक क्या होते हैं? क्रिएटिव बच्चे। क्रिएटिव में मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनोवेटिव आइडियाज होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज, जिसको हम कह सकते हैं मतलब नयापन, या फिर क्या कह सकते हैं, नवाचार कहते हैं शायद इनोवेशन को, है ना। नवाचार कहते हैं कि नई चीजें आए आपके पास, है ना। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि आपको कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ ऐसा जो अभी तक ना हुआ हो, है ना। तो ऐसी नई क्रिएशंस आप कितनी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग तो चाहिए ना। आप बंद दिमाग के साथ तो काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है खोजना पड़ेगा, अपने दिमाग में जो है हमेशा राउंड द क्लॉक चलना पड़ेगा, मतलब आपको बार बार इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब आइडियाज के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा, अपने दिमाग में मेंटल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, सोच को आपको बढ़ाना होगा, सोच का दायरा बढ़ाना होगा, है ना। कितना दूर तक आप सोच पाते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्रिएटिव बच्चों के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। भाई जो स्लो लर्नर है उसको तो हम सीधे ही थोड़ी कहेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसको तो बहुत धीरे धीरे आराम से हमें टेक्निक के साथ सिखाना होगा। फिर बैकवर्ड पिछड़े बालकों का कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। पिछड़े बालकों में बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, सोशली डिसएडवांटेज आ सकते हैं, है ना। इसमें इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज आते हैं, तो वो रिलेटेड नहीं है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ये इस चीज का ब्रेनस्टॉर्मिंग पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ना है। नेक्स्ट है मेंटली रिटार्डेड। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए तो हमें अलग से कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, वो नहीं काम आएगा उनके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, A gifted child who will tend to do surpass the average child in which of the following areas। तो भाई एक गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो एवरेज बच्चे को किस तरह से पार कर जाता है, कौन से एरियाज में वो पार कर जाता है एवरेज स्कूल के बच्चों के उसमें, ठीक है। ये बताना है आपको, फोर्थ का आंसर करना है। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग में वो निकल जाते हैं आगे, सोशल मेच्योरिटी में निकल जाते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट में निकल जाते हैं, फिर ब्रेड्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरल वर्सेटैलिटी, ठीक है। यानी कि अभिरुचि की व्यापकता और सामान्य बहुविज्ञता कह सकते हैं इसको, है ना। तो इसका आंसर करो फटाफट से। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो गिफ्टेडनेस जो होती है ना वो आईक्यू से रिलेटेड होती है मोस्टली, ठीक है। थोड़ा स्टैटिक पार्ट है। गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जिनका दिमाग में आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, आईक्यू बहुत ज्यादा इवन अबव एवरेज होता है ना, 120 से ऊपर ही जाएगा। एवरेज तो वैसे आई थिंक 100 मानते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो है 120 से ऊपर ही चला जाता है बच्चा अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो। देखो गिफ्टेडनेस में क्या होता है ना कि बच्चा जो है उसके अंदर बहुत शार्प मेमोरी होती है ना, बहुत जल्दी से वो चीजों को ध्यान में रखता है। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, हो सकता है कई बच्चों को जो है बहुत देर में समझ में आता हो, कुछ को थोड़ा टाइम लगता हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे, आप में से भी हो सकते हैं या फिर कुछ और भी होंगे ऐसे, जिनके आपने एक बार बोला तो वो मतलब भूलते ही नहीं है चीजों को, है ना। एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है, मतलब इतना ओवर स्मार्ट बच्चा होता है कि आपको उसकी जो ओवर स्मार्टनेस है आपको दिखाई देने लग जाती है, कहाँ से, बहुत बचपन से दिखाई देने लग जाती है। चीजों को रट भी बहुत अच्छे से सकते हैं ना, रोट मेमोराइजेशन बहुत अच्छा करते हैं, कंसेप्ट आपने सिखा दिया कभी भूलेंगे नहीं। तो ऐसे बच्चे होते हैं, कई बार तो क्लास जंप कर जाते हैं, जैसे 6 का बच्चा है उसको 7th में हम डाल देते हैं क्योंकि वो 6 के बच्चों से ज्यादा अपनी जो टैलेंट है वो दिखा रहा होता है, ठीक है। तो गिफ्टेडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस कह सकते हैं, फिर आईक्यू टेस्टिंग से रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छा होता है इन बच्चों का। ऑब्वियसली अगर इतना इंटेलिजेंट बच्चा इसको पढ़ते ही याद हो रहा है, कई बच्चे हमने देखे होंगे ना अपने आसपास, हमारी क्लास में भी रहते थे कुछ ऐसे बच्चे कि मतलब उन्होंने क्या कर लिया था, हम कहते हैं कि यार इतना मतलब इसने ये इतना पढ़ता हुआ भी नहीं दिखता है, फिर भी इसके नंबर इतने ज्यादा आ रहे हैं ना। हम मतलब मैं खुद सोचती थी, कुछ होते थे हमारी क्लास में बच्चे कि मतलब कुछ भी उनको थोड़ा सा समझा दो, उसके बाद वो क्लास में ऐसे जवाब देते थे फर्राटेदार, मतलब हम लोग सोचते थे कहाँ से आया इतना टैलेंट। तो ये गिफ्टेडनेस होती है बच्चों की, ठीक है। मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता ऑब्वियसली। एवरेज जैसे मैं हूं, मैं भी एवरेज में हूँ, ठीक है, कुछ और बच्चे भी एवरेज में होंगे, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखाते हैं इन एकेडमिक्स, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक या क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही। देखो गिफ्टेडनेस और क्रिएटिविटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। क्रिएटिव बच्चा जो है गिफ्टेड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से गिफ्टेड बच्चा क्रिएटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिव मतलब है कि आप कुछ नयापन लाते हैं, ठीक है। नयापन में जो है ना आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं। जैसे म्यूजिशियन है, जो म्यूजिशियंस होते हैं नया म्यूजिक कंपोज कर लेते हैं, है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनके पूरे 100 में से 90 95 नंबर ही आते हैं, फिर 100 में से 100 ही आते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन गिफ्टेड बच्चों के
आप देखेंगे इनका एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो 100 में से 90 प्लस तो रहता ही रहता है, ठीक है, ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिएटिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है गिफ्टेडनेस से, तो आईक्यू के साथ बहुत ही मॉडेस्टली कोरिलेट होती है गिफ्टेडनेस, क्रिएटिविटी। उसमें बोला जाता है कि बहुत कम से संबंधित 30 से 0.30 से 0.40 तक का कोरिलेशन रहता है, जबकि गिफ्टेडनेस में 0.80 तक का 80.90 तक का कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट रहता है, ठीक है, अगर आपने कोफिशिएंट्स पढ़े हैं कोरिलेशन वाले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज पर आरपीडब्ल्यू। द रिवीजन हुआ है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का रिवीजन हुआ था 2016 में, ठीक है। पहले इसमें 7 डिसेबिलिटीज थी जो पहले का एक्ट था, लेकिन बाद में जो है 21 डिसेबिलिटीज आ गई, काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज आ गई 2016 में। मतलब कि 20 डिसेबिलिटीज को मेंशन किया हुआ है कि इन डिसेबिलिटीज के आधार पर जो भी बच्चा आपके पास आता है एंड दैट इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड, ठीक है, कि उसकी बच्चे की विशेष जरूरतें हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है उसमें, ठीक है, ये बताना है। तो फटाफट आंसर करो। एसिड अटैक विक्टिम्स, सेरिब्रल पाल्सी, या फिर चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एसिड अटैक विक्टिम्स को जो है इस जो एक्ट है, ये 2016 का जो एक्ट है, इसमें ऐड कर लिया गया है। अगर आपके स्कूल में कोई एसिड अटैक विक्टिम भी आता है ना, तो इसका मतलब है कि वो भी एक स्पेशल चाइल्ड होगा, ठीक है, उसके भी विशेष जरूरतें हैं और उसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की वही चीजें फॉलो होंगी जो दूसरे बच्चों के लिए हो रही है ना। आपको स्पेशल प्रोविजन तो करने ही करने होंगे, लेकिन उसको सेम क्लास में पढ़ाया जाएगा। सेरिब्रल पाल्सी के साथ भी यही है, ये तो पहले से ही एडेड है, और विजुअल इंपेयरमेंट वाले तो पहले से ही है। मतलब एसिड अटैक विक्टिम्स वाले जो वो 2016 में स्पेशली ऐड किए गए थे, ठीक है। तो याद रखना नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये सारे ही हैं इस एक्ट के अंदर, पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, ओके। तो याद रखना 21 डिसेबिलिटीज हैं इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इनमें से कौन सी जो है मतलब बेटर स्ट्रैटेजी है अगर आपको स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाना है। देखो स्पेशल नीड में सिर्फ वही बच्चे नहीं होते जो मतलब आपको लगता है कि स्लो लर्नर होते हैं, या फिर जिनको कोई दिव्यांग बच्चे होते हैं वही स्पेशल होते हैं। स्पेशल बच्चे गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं, ठीक है। अबव एवरेज बच्चों को भी हम स्पेशल में काउंट करते हैं, क्योंकि आपको उनसे ज्यादा स्पेशली डील करना पड़ता है। देखो एवरेज बच्चे क्या होते हैं ना, ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको टीचर को ना ज्यादा बोलना पड़ता है, ना ज्यादा मतलब इतना इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन जो इसके इधर के होते हैं, एवरेज के इधर वाले बच्चे, ठीक है, उन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। एवरेज के इधर वाले, इन पर इसलिए स्पेशली ध्यान देना पड़ता है जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं, क्योंकि इनका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो ये अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखा रहे हैं आपको, इसका मतलब है कि आपको इनके लिए कुछ और एफर्ट्स करने हैं ताकि ये और बेहतर कर पाए, ठीक है। तो बात ये है, तो बताइए फटाफट इनमें से क्या आंसर होगा 6 का। डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मतलब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे डिस्कशन में। डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, या फिर टीचर दिखाएगी कि हम किस तरह से बच्चों को मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग कराएंगे आप, या फिर एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगे टीचिंग के लिए, ठीक है। एबिलिटी ग्रुपिंग में आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ वीडियोज में, ठीक है। तो फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग कराएं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोलैबोरेशन इज द मेन आइडिया ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको कोलैबोरेट करना है, चाहे वो टीचर के पार्ट पर हो, चाहे वो पीयर्स के पार्ट पर हो, चाहे वो पेरेंट्स के पार्ट पर हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट के पार्ट पर हो, ठीक है। सबको कोलैबोरेट करके चलना है। तो हम पीयर ट्यूटरिंग भी करा सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है बहुत अच्छी होती है स्पेशल नीड बच्चों के साथ। देखो जब एक बच्चा सपोज बच्चा जो है पोलियो वाले बच्चे जो होते हैं, बेसिकली वो भाग नहीं सकते हैं, खेल कूद नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप उनको एक साइड में बिठा दोगे, ठीक है बेटा भाई स्पेशल है, बैठे रहो, आप देखो दूसरे बच्चों को। नहीं, आप उसके फ्रेंड्स को या क्लास के बच्चों को बोलो कि बेटा उसको इन्वॉल्व करो, ऐसे गेम्स भी लेके आओ जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। आपको ऐसे करना है ताकि ये बच्चा जो है ना, ये ऐसे फील ना करे कि भाई मेरे को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया है, मेरे को सेपरेट कर दिया है ना। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव स्किल्स जो है वो आनी ही चाहिए, आपको डेवलप करनी है अपने दूसरे बच्चों में भी, ताकि वो इन बच्चों को जो है अपनी क्लास में समायोजित कर पाए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल में। भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको कम करना है तो आप क्या करेंगे स्कूल में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब
खैर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो है मतलब मेरे अकॉर्डिंग भी इसके 2 से आंसर निकल रहे हैं। चलो देखते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हुए मैं इसको एक बार सॉर्ट आउट करूंगी, ठीक है। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भेदभाव जो है वो खत्म करना है अपनी क्लास में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करेंगे, ठीक है। मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर बाय द टीचर, ठीक है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। मेटाकॉग्निटिव क्या होता है, जब आप थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करते हैं ना, आपकी जो थिंकिंग है उसके बारे में जब आप सोचते हैं कि आपकी थिंकिंग अच्छी है कि गलत है, तो उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन बोलते हैं, या फिर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी बोलते हैं मेटाकॉग्निशन को, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इक्वल नंबर, भाई इक्वली मेल रखने हैं, इक्वली फीमेल रखने हैं, तो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ ए रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड एनफोर्स इट स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो अब आपको आंसर करना है, फटाफट से आंसर करो इसका। देखो ये 2 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज है ना, किसने कहा कि ज्यादा बॉयज करो, आप टैलेंट के बेस पर रखो ना, आप गर्ल्स और बॉयज की बात ही क्यों लेकर आ रहे हो। भाई किसको म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप ये पूछो बच्चों से, अगर बच्चे को करना है तो करेगा, नहीं इंटरेस्ट है तो आप मोटिवेट कर सकते हो कि बेटा आपको करना चाहिए अगर आपके अंदर टैलेंट है, बट आप जबरदस्ती मत करो ना कि नहीं मेरे को तो अगर 20 बच्चे लेने हैं तो मैं 15 तो बॉयज को ही लूंगा, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ गर्ल्स ही पार्टिसिपेट करती आ रही है, तो अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करूंगी। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता, ये एक और डिस्क्रिमिनेशन करना होता है, ये नहीं होता है। देखो आपको जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको खत्म कैसे करना है, आपको बायस नहीं होना है, आपको इक्वल करना है। भले आपको ये नहीं सोचना कि पीछे बॉयज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर गर्ल्स के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, आपको अभी जो है इन दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, इनको आपको इक्वली पूछना है, हाँ बेटा आप बताओ आप करना चाहते हो पार्टिसिपेट कि नहीं करना चाहते हो। ऐसा नहीं, आप अपनी तरफ से ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई 20 में से हम 15 बॉयज को ही लेंगे क्योंकि अभी तक बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इनकी भी मर्जी जाननी होगी, तो ये हो नहीं सकता। फीमेल और इससे कोई फायदा नहीं, जो टैलेंटेड होगा, जैसे आप लोग हैं, आप में से हो सकता है मोस्टली फीमेल जाए मोस्टली मेल जाए कल को रिक्रूटमेंट में, है ना, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हम इक्वल फीमेल लेंगे या इक्वल मेल लेंगे। ओके, अब बात आ गई मेटाकॉग्निशन और डिम। देखो कई बुक्स में इसका आंसर जो है डी दिया हुआ है, कई बुक्स में इसका आंसर बी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग जो है बी होना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बी क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेटाकॉग्निशन आ गया यहाँ पे। देखो मेटाकॉग्निशन हम करते क्यों है, हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमने जो सोचा है क्या वो सही है क्या वो गलत है, मतलब ये जो धारणा होती है ना, हम एक बार चेक करते हैं अपनी थिंकिंग को, ठीक है। तो हमारा जो जेंडर बायस बिहेवियर है टीचर्स का, तो टीचर जब तक सोचेंगे नहीं, मेटाकॉग्निटिवली थिंकिंग नहीं करेंगे वो उसके बारे में, तो वे कैसे कहेंगे कि वो कैसे समझेंगे कि भाई जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से जो उनका जेंडर बायस्ड बिहेवियर होता है उसके प्रति जो वो है थिंकिंग करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। एक तो ये आंसर बन सकता है। अब बात होगी डे की, तो यहाँ पर है कि भाई आप रूल्स बना देंगे कि ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, फिर इन्फोर्स करेंगे स्ट्रिक्टली। आप बताइए जब टीचर इतना रिजिड होगा कि वो मानेगा नहीं, वो आपके सामने नहीं करेगा, वो हो सकता है क्लास के लेवल पे कर दे, है ना, मतलब वो दिखाएगा थोड़ी हर बार, वो बाहर तो ये दिखाएगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो क्लास में कर दे, है ना। उसका एटीट्यूड जो है हो सकता है कि गर्ल्स के प्रति झुकाव तो गर्ल्स के प्रति वो होगा, किसी स्पेशल गर्ल के प्रति झुकाव है, भाई सपोज कई टीचर्स के फेवरेट बच्चे हो जाते हैं ना, तो हो सकता है कि कई टीचर कहेंगे कि नहीं ये लड़कियां सही होती हैं, ये काम कर लेती हैं, लड़के तो बिल्कुल बेकार है, या फिर लड़के सही होते हैं लड़कियां बिल्कुल बेकार है, ये वाली चीजें होती है ना, तो ये भी नहीं आएगा एटीट्यूड। तो तभी तो मुझे इसलिए इसका आंसर बी लग रहा है। अब आप लोग एक बार डिसाइड कर लेना, थोड़ा सर्च कर लेना, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल होते हैं। इससे मतलब अगर मैं ये कह दूं डायरेक्ट कि नहीं बी ही आंसर होगा तो वो भी गलत होगा। भाई आप लोग भी सोचो थोड़ा सा डी होना चाहिए कि बी होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको सर्च करना थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को जो है आंसर थोड़े से मिक्स ही लग रहे हैं इसके, ठीक है। तो आप ये देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following students need their teachers attention? कौन से बच्चों को जो है टीचर की अटेंशन चाहिए? तो मैं आपको स्पेशल एजुकेशन में बता ही चुकी हूँ कि हर तरह के बच्चे को जो भी स्पेशल है, स्पेशल इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, अंतर्मुखी वो बच्चे होते हैं जिन बच्चों को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, किसी से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है ना, अपने आप में ही रहना पसंद है। लेकिन ये जो अपने आप में रहने वाली प्रवृत्ति है ये कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी से काट देती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है ना, और सोशल आइसोलेशन की वजह से आगे इतना डिप्रेशन में इंसान चला जाता है कि जो सुसाइडल केसेस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके बचपन के कुछ ऐसी चीजें होती है कि आप किस तरह से आपने बिताया है। देखो अगर आप अभी से इतने हैं कि आप किसी से बात नहीं करते, ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप अपने खुशी गम जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास कोई बचता नहीं है। और जब ये कंडीशन आ जाती है ना कि आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ आप खुशी हो सकें या फिर जिसके साथ बैठकर आप रो सके, जब तक आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तो दैट मीन्स कि लाइफ इज नथिंग, है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है भाई कि अगर आपके आसपास के लोग आपके पास ऐसे है ही नहीं जिनसे आप अपना दुख बांट सको, जिनका खुशी बांट सको, तो दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप कितना ही पैसा कमा लो,
करो, कोई फायदा नहीं है। तो इंट्रोवर्ट बच्चों को एक्सट्रोवर्ट बनाना भी बहुत जरूरी है, स्लो लर्नर्स को भी आपको पता है सुधार करना जरूरी है, गिफ्टेड बच्चों को भी आपको बूस्टअप करना पड़ेगा। तो ये सारे ही हैं। तो 8 ऑप्शन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चाइल्ड विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम, जो बहुत ही मेजर फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं अच्छे से, है ना, या फिर जिनका हियरिंग लॉस हो जाता है, मतलब पूरी जिंदगी नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे बच्चों का मेन फ्रस्ट्रेशन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स, भाई वो एग्जाम नहीं दे पाते तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, रीड बुक्स को रीड नहीं कर पाते, टेक्स्ट बुक को, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। तो भाई वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते स्पोर्ट्स में, गेम्स में, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। या फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाते दूसरों के साथ, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये आपको बताना है। ठीक है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन में आप अटक सकते हैं, अगर अटकेंगे तो हो सकता है ना भी अटके, है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्यों होगा, देखो सबसे बड़ा हियरिंग लॉस हुआ है भाई। ठीक है, सुन ही नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा, दैट मीन्स कि दूसरों को समझ नहीं पाएगा, दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और अगर जब बच्चा दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा वहीं पर होगी, है ना। आप सिर्फ स्कूल्स में, आप सिर्फ जिंदगी भर गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट थोड़ी करते रहेंगे, आप अपनी लाइफ में लीड करेंगे, आपको वहां पर कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, आपको दूसरे से बातचीत करने की आवश्यकता है। जब आप वही नहीं कर पाते हैं, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते, दूसरों की इन्फॉर्मेशन को आप ले नहीं पाते हैं, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं ना। फ्रस्ट्रेशन का कारण वही मेन होता है। ठीक है, तो सिर्फ देखो ये हो सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स, सिर्फ गेम्स और स्पोर्ट्स की बात की गई ना, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता, ये और ये तो आपको गलत ही लग रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग इज ए हेट्रोजीनियस इन। ठीक है, तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग मैंने आपको बताई थी हमें करनी है ना। तो ये हेट्रोजीनियस किस चीज में होता है ये आपको बताना है ना। नॉलेज एंड स्किल में, इकोनॉमिक स्टेटस में, जेंडर एंड एज में, या सोशल स्ट्रेटा में। ठीक है, तो बताइए फटाफट। ज्ञान और कौशल में हेट्रोजीनियस होना चाहिए, या फिर आर्थिक स्थिति में विषम होना चाहिए, या फिर लिंग आयु में विषम होना चाहिए, सामाजिक स्तर में विषम होना चाहिए। ठीक है, ये बताना है। देखो एबिलिटी ग्रुपिंग है, ठीक है, जहां एबिलिटी की बात है मतलब आप क्षमताओं की बात कर रहे हैं बच्चों की, है ना, बच्चों की क्षमता की बात हो रही है, उसके सोशल स्टेटस से इसका कोई लेना नहीं है, जेंडर एज से इसका कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चे की नॉलेज और स्किल के ऊपर है ना। अगर आपने कैटेगरी बना रखी है अपनी क्लास में, हमेशा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि भाई ये एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, ये आपके स्लो लर्नर बच्चे हैं, ये आपके हाई अचीवर्स हैं। ठीक है, तो आपने अलग अलग ग्रुपिंग बना दिया, एवरेज वालों को अलग कर दिया, हाई अचीवर्स को अलग कर दिया, स्लो लर्नर्स को अलग कर दिया। अगर आपने इन तीनों को अलग अलग कर लिया, दैट मीन्स कि यू आर मेकिंग अ एबिलिटी ग्रुप। ठीक है, अगर आप इसको अलग नहीं करेंगे, इन सबको मिक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मिक्स एबिलिटी ग्रुप। और हमेशा कक्षा में आपको यही करना है, आपको मिश्रित समूह ही बनाना है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो ये नहीं बनाएंगे, तो भैया फिर बेकार है आपका टीचिंग मेथड। ठीक है, देखो क्या होता है, कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मैम हमें अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहना है, ग्रुप में नहीं। ये चीजें मैंने बीएड में सीखी। मैंने बीएड में क्या सीखा कि ठीक है, हमारा एक पर्सनल ओपिनियन होता है, पर्सनल बायसनेस होता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम हमारे जिसके साथ बॉन्डिंग होगी हम उसी के साथ ग्रुप में रहेंगे। लेकिन हमारे बीएड में, जैसे मैंने बीएड इग्नू से की, वहां से मैंने देखा, ठीक है, फिर मैंने बीएलएड 4 साल बीएलएड की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर वहां पर भी देखा कि इसी तरह की चीजें होती थी कि हमें मिक्स्ड मतलब अपने फ्रेंड जोन में नहीं रखा जाता था। टीचर्स हमेशा कोशिश करती थी कि नहीं आप अपने फ्रेंड जोन से जो है बाहर निकलिए, दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होइए। इसीलिए जो है आज भी हम मतलब उन सबके साथ कनेक्शन में है, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनके साथ हमने पढ़ाई करी है ना। कुछ लोग होते हैं मतलब सबसे बातचीत करते थे, सबके ओपिनियंस हमने जाने हैं, तो दिस इज अ गुड आइडिया। इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है और उभर कर निकल कर आती है। आप जो है आपका जो सामाजिक स्तर पर जो आपका समायोजन होता है, दूसरों के साथ जो एडजस्टमेंट होता है, वो आप सीखते हैं यहाँ से, है ना। इसके साथ आपके बिहेवियरल इशू जो होते हैं वो नहीं आते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग आपको हमेशा करनी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फिर। लर्निंग डिसेबिलिटी इज, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक स्टेबल स्टेट है, वेरिएबल स्टेट है, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग। ठीक है, कामकाज को खराब नहीं करती है ना, हमारी जो फंक्शनिंग होती है दिमाग की या जो भी है उसको खराब नहीं करती है। या फिर डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट एफर्ट्स, मतलब उचित प्रयासों के साथ इसमें सुधार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी है तो आप ये आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी जो है नहीं पढ़ी है तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो हमारे जो कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें कुछ फंक्शनिंग में गड़बड़ हो जाती है ना। जैसे कि रीडिंग में हो सकती है ना, रीडिंग में हो सकती है, स्पीकिंग में हो सकती है। ठीक है, रीडिंग स्पीकिंग हो सकती है, कैलकुलेशन में हो सकती है, या आपने डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसफेजिया, ठीक है, ये डिसकैलकुलिया जितने भी सुने ना, सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज के
एक तरह से डिजीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाली हैं, ठीक है। मतलब इनमें क्या होता है, बेसिकली किसी चीज में हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी हमें कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आ जाती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ जाती है, कभी हमें वर्ड समझ में नहीं आते हैं ना, कभी हमें मेंटल इमेजेस जो बनानी होती है वो नहीं बना पाते हैं, कभी हमें इमेजेस समझ में नहीं आती है। तो बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें स्पेशली तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है बेसिकली हमारा फंक्शनिंग जो होती है साइकोलॉजिकल प्रोसेस की वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है इसमें, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये कैसे स्थिति होती है। तो देखो ये स्टेबल स्टेट नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गई है, ओके। इम्पेयर फंक्शनिंग जरूरी नहीं, काम का जो खराब नहीं करती तो भाई खराब करती है ना, मतलब ये हम कह नहीं सकते कि खराब नहीं करती, खराब कर देती है। डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट एफर्ट्स, तो अप्रोप्रिएट एफर्ट्स के साथ इंप्रूव नहीं होती है, ये भी गलत है, इंप्रूव होती है। मतलब ये ऐसी फिक्स्ड बीमारी नहीं है कोई जो मतलब खत्म नहीं होगी कभी, या जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करोगे तो भी आपकी खत्म नहीं होगी। ये एक डिसेबिलिटी है, मतलब ठीक है सीखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, वैसे आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, किसी अंग में दिक्कत नहीं है, आपको सीखने में दिक्कत हो रही है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना उसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, ओके। लेकिन ये एक डिसेबिलिटी का रूप ले लेती है जब वो चीज बहुत गहरे रूप से हो जाती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरिएबल स्टेट है, मतलब ये बदली जा सकती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो ऐसी चीजें जो फिर मतलब फिक्स नहीं होती है ना, उनमें वेरिएशंस आ सकता है, यानी कि ये कम मतलब बदली भी जा सकती है, इसको ठीक भी कराया जा सकता है प्रैक्टिस के साथ या फिर सपोर्ट के साथ, टीचर का, पेरेंट्स का, पीयर्स का, हर तरीके के सपोर्ट्स के साथ जो है इसको ठीक भी किया जा सकता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इस पर, तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। इन सब के कारण भी हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, किसके कारण नहीं हो सकती, मतलब एक चीज हो सकती है इसमें जिसके कारण नहीं होती है, बाकी सबके कारण हो सकती है। तो देखो मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस में गड़बड़ होती है ना, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा सेरिब्रल डिसफंक्शन हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी शिथिलता इसमें हो सकती है ना, कभी आपको कोई थोड़ी बहुत इंजरी आई हो दिमाग के किसी कोने में, इस टाइप से चीजें भी हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खत्म, मतलब ये खत्म नहीं करी जा सकती, ये ऐसी होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज जिनको हम मतलब खत्म कर सकते हैं, ओके, मतलब इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इस चीजों में। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो जाती है, जैसे जो पर्टिकुलर डिजीजेज होती है ना, जैसे कि डिजीज का नाम मैं कैसे लूं, जैसे आपको जैसे कि हम कह सकते हैं सेरिब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है ना, वो मेरे को एग्जैक्ट उसका मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ समथिंग होता है उसमें, है ना, वो होती है। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज में कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता, ये लर्निंग के साथ एसोसिएटेड होती है, मैथ्स की लर्निंग होगी, लैंग्वेज की लर्निंग होगी, किसी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक लर्निंग होगी, ठीक है। तो भाई ये तो होता ही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण हो सकती है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस के कारण हो सकती है, लेकिन कल्चरल फैक्टर्स ऐसा कोई सांस्कृतिक कारक नहीं होता जिसके कारण ये होती है, क्योंकि आपकी लर्निंग से रिलेटेड है तो वही हो सकता है कि आपके बिहेवियर में कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, आप इमोशनली स्टेबल नहीं है तो आपको ऐसी चीजें हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, उसके बाद आपसे गलतियां हो जाती है, या फिर सेरिब्रल डिसफंक्शन भी हो सकता है, मस्तिष्क में कुछ शिथिलता के कारण भी ये हो सकती है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इज डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से या फिर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, भाषा की समझ से संबंधित कौन सा एक विकार है, ये आपको बताना है। मतलब स्पीच में डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, मतलब आप कह नहीं पाते हैं चीजों को या फिर दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसमें स्पीच में हो सकता है, स्पीकिंग में गड़बड़ हो सकती है, ओके। तो बताओ फटाफट क्या इसका आंसर होगा। अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया। तो भाई डिस्कैल्कुलिया को तो आप यहीं से हटा देंगे, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि कैलकुलेशंस करने में दिक्कत होती है। उसके बाद जब हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की, तो ये प्रॉपरली रीडिंग से रिलेटेड होता है, इसमें वर्ड्स जो हैं आपको उल्टे पुल्टे नजर आते हैं, है ना, जैसे सी का ऐसे बन जाता है, डी हो गया तो ये ऐसे नजर आता है। जो आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी है ना, उसमें दर्शन सफारी जो एक्टर है उसको डिसलेक्सिया होता है, ओके। अब बात करें अप्रेक्सिया की और अफेजिया की, तो देखो जो अफेजिया होता है वो रिलेटेड होता है स्पीच से और आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग से, मतलब आप कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं कुछ दूसरों को अपनी बातें, स्पीच डिसऑर्डर होता है एक तरह से, और या फिर आप दूसरों की बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो अप्रेक्सिया होता है, अप्रेक्सिया बोलते हैं इसको, ये रिलेटेड है आपकी बॉडीली मूवमेंट से, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो मूवमेंट चाहिए होती है आप उसमें इनकैपेबल होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप बच्चे को कहेंगे ना कि अपने शू लेसेस टाई कर लो, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, आप अपना बैग जमा लो, उसको अच्छे से बंद कर दो, तो इस तरह की चीजें वो नहीं कर पाता है, तो ये है अप्रेक्सिया, ठीक है, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो यानी कि ये अफेजिया जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरली फोकसेस ऑन, ठीक है, मतलब कि जो इंक्लूजन है स्कूल्स में उसका प्राइमरी रूप से फोकस किस पर होना चाहिए, मतलब प्राथमिक रूप से जो है उसका फोकस किस तरह से होना चाहिए, समावेशी शिक्षा में जो है प्राथमिक रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए, बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। मेकिंग सटल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, यानी कि विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ओनली, या फिर सिर्फ जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हीं के लिए उन्हीं की नीड्स को पूरा किया जाए। और मीटिंग तो देखो यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, केवल आएगा यहाँ पर, ठीक है, केवल विकलांग बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखें। दिव्यांग कहते हैं इनको, विकलांग तो नहीं कहते हैं, हम एक नई टर्म आ गई है दिव्यांग, ठीक है, केवल दिव्यांग बच्चों की जरूरतों का पूरा करना। मीटिंग द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एंटायर क्लास, मतलब भाई पूरी कक्षा की कीमत पर भी आपको दिव्यांग बच्चे की आवश्यकता को पूरा करना है। इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स इन द स्कूल, या फिर स्कूल में जो निरक्षर माता पिता हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को शामिल करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आसानी है, डी तो काट ही दो पहली, है ना, पेरेंट्स को तो इन्वॉल्व करना ही नहीं है, मतलब ये थोड़ी है कि हम इलिटरेट पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में, हमारा फोकस तो बच्चों पर है ना। तो बताइए इनमें से क्या ऑप्शन होगा। देखिए फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ओनली, यहाँ पर ओनली आ गया है, मतलब सिर्फ जो है आप दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली ये चीज तो नहीं कहती कि नहीं सिर्फ इन पर ध्यान देना और किसी पर ध्यान नहीं देना है। स्पेशल बच्चे तो वो भी होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, है ना, तो ये भी कट जाएगा। मीटिंग द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एंटायर क्लास, पूरी कक्षा की कीमत पर नहीं, ये नहीं बोला गया। ये बोला गया था कि ठीक है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, है ना, इंक्लूसिव किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि दूसरे बच्चों पर की कीमत पर हम उनका भला करेंगे, मतलब उनको नुकसान हो रहा है तो होने देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये है कि आपको हर एक बच्चे के नीड्स को जो है केटर करना है, ओके, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मेकिंग सर्टेन प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा कहती क्या है कि आप इंक्लूसिव, आपने बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है स्कूल में, उसके बाद आपको कुछ ऐसी प्रोविजंस करनी पड़ेगी, बच्चा तो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ेगा, लेकिन आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है वो लगातार करती रहनी पड़ेगी। जैसे इसमें होता क्या ना, बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल टीचर जो उन बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं वही इनको भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो ये टीचर्स हैं ये हेल्प लेते हैं स्पेशल एजुकेटर्स की कि भाई देखो बच्चा इस तरह से ट्रैक करते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स जो इनको ट्रैक करते हैं कि इनकी लर्निंग जो है ठीक तरह से हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर ये जो इनके टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, इनको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चाहिए, हमें ऐसे प्लानिंग करनी है, ये वो। लेकिन ये बच्चे जो है पढ़ेंगे बाकी बच्चों के साथ ही, और टीचर्स भी वही पढ़ाएंगे जो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है कि इन बच्चों की जो स्पेशल जरूरतें हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो दिस इज इंक्लूजन, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर हैविंग बीन टॉट अबाउट ब्रेल सिस्टम द स्टूडेंट्स वर टेकन स्कूल ऑफ विजुअली चैलेंज पीपल्स, दिस वुड हेल्प द स्टूडेंट। देखो पहले बच्चों को जो है ब्रेल प्रणाली के बारे में समझाया गया, उसके बाद जो विद्यार्थी थे उनको नेत्रहीन विद्यार्थियों के स्कूल में लेके जाया गया, ठीक है, मतलब स्पेशल स्कूल्स की यहाँ पर बात हो रही है जो बेसिकली विजुअली चैलेंज्ड प्यूपल्स के लिए होते हैं। तो दिस वुड हेल्प द स्टूडेंट्स, तो इससे छात्रों को क्या मदद मिलेगी ये आपको मुझे बताना है। तो बताइए, हैव फन एंड एंजॉय विद फ्रेंड, तो भाई इससे बच्चों को मजा आ जाएगा, मजे करेंगे वो। सभी प्रकार के चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चैलेंज पीपल्स, मतलब सभी तरह के चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए सम्मान का विकास करने में उनको हेल्प करेगा। या फिर को क्रिएट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस, या फिर जो हम कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं। या फिर डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स विजुअली चैलेंज्ड पीपल, ठीक है। अब देखो इसमें आपको जो है ना बहुत ध्यान से करना है, ओके, इट्स प्यूपल्स आएगा, ये प्यूपल्स होगा, ठीक है, इसको पीपल्स नहीं प्यूपल्स समझना, ठीक है। तो बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। तो देखो इसमें जो है पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। अब आते हैं इन सब के ऊपर बात, तो थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस लग रहे होंगे। डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ चैलेंज पीपल्स, देखो हर तरह के जो चैलेंज्ड बच्चा होता है, जो सुन भी नहीं सकता, जो देख भी नहीं सकता, ये हर तरह की बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने स्पेशली विजुअली चैलेंज पीपल्स की बात की है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाएगा आपका, है ना, इसमें क्योंकि सभी तरह के बच्चे की बात हो गई है। को क्रिएट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, एक ये और डी में, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, जरूर होगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, इनमें दोनों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा ठीक कौन सा है हमें ये देखना है। अब बात यहाँ पर विजुअली चैलेंज बच्चों की होती है। देखो रियल लाइफ सिचुएशन से क्लासरूम लर्निंग को, तो यहाँ पे बच्चों ने ऐसी कोई लर्निंग नहीं करी है कि बाहर जाके उसको उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं। यहाँ पे बेसिकली मकसद क्या है कि आप विजुअली चैलेंज
चैलेंज बच्चों की जिंदगी को उनको दिखाएंगे कि वो कैसे जीते हैं, वो किस तरह से करते हैं काम, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इस चीज से बच्चों में पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो डेवलप होगा विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, ठीक है। आपने पहले ब्रेल सिस्टम सिखा दिया है बच्चों की, इस तरह से कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ब्रेल से सीखते हैं और वो इस तरह से सीखते हैं। अब आप स्कूल में लेकर गए हैं उनको ये बताने के लिए कि देखो ये बच्चे हैं और इनके प्रति आपको इस तरह से संवेदनशीलता रखनी है, आप सेंसिटाइज कर रहे हैं वहां पर बच्चों को, है ना, कि ये जो बच्चे हैं ये इस तरह की लर्निंग से सीखते हैं। ओके, तो ब्रेल का जो है यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, ब्रेल सिस्टम आपने समझाया है, लेकिन आपने इस लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से लर्न किया है ये हम नहीं कह सकते हैं। हम मतलब ये कहेंगे कि हाँ भाई पॉजिटिव एटीट्यूड जो है बच्चों में डेवलप होगा अगर आप उसको उन स्कूल में लेके जाएंगे कि वो बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पे स्पेशल स्कूल्स की जो धारणा है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, लेकिन स्टिल देयर आर सम स्पेशल स्कूल्स इन आवर कंट्री ऑल्सो एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। तो हर जगह पर स्पेशल स्कूल्स हैं अभी भी, और मतलब ये इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर ये होगी बच्चों की, ठीक है। मतलब देखो कहने को हम सी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो बेटर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, आप लोग देख लेना। तो जिस तरह से मैं आपको समझाना चाह रही थी वैसे मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है ये टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन हर क्लास। तो एक टीचर की क्लास में कुछ फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं ना, कुछ पोलियो के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, किसी को हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पैर में हो सकती है, हर तरह की। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। तो भाई टीचर को क्या कहना चाहिए, उसकी जो टीचर की भाषा है वो किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो बताओ, व्हीलचेयर बाउंड टीचर्स चिल्ड्रन में टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर्स इन गोइंग टू होल। ये सब टीचर कह रही है, ओके। फिजिकली इनकन्वीनियंस चिल्ड्रन में डू एन अल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम। भाई शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि आप करेंगे, ठीक है। या फिर मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हो, ये कहेगी टीचर। या फिर पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन विल नाउ प्रेजेंट ए सॉन्ग। तो भाई जो बच्चे पोलियो से ग्रस्त हैं वो अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए टीचर का इसमें बिहेवियर जो है कौन से में सबसे बेस्ट है, मतलब किस लैंग्वेज का टीचर को यूज करना है, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, मोहन यहाँ पर नाम से बुलाया गया है। यहाँ पर देखो व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन, फिजिकली इनकन्वीनियंस चिल्ड्रन, पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन। आप बच्चे को तो लेबल कर रहे हो, अगर आप ये सब बोल रहे हो, हमें लेबलिंग जो है वो नहीं करनी है। जब आप ऐसे बोलोगे तो बाकी बच्चे जो हैं वो बच्चों की बुलिंग करेंगे, है ना, उनको चिढ़ाएंगे कि देखो मैडम ने भी इसको ऐसे बोला था। तो हमें ये तो करना ही नहीं है, हमें ध्यान देना है बच्चे के नाम पर। आप बच्चे को नाम से बुलाएं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चे को ये लगता है कि हाँ भाई टीचर को मेरा नाम भी पता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ढंग देखिए, व्हाई डोंट यू यूज योर क्रचेस टू गो टू द प्लेग्राउंड। भाई तुम अपनी क्रचेस का यूज, बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हो प्लेग्राउंड तक जाने के लिए। आपके हाथ में बैसाखी है ना, सब बच्चे चले गए, तुम क्यों नहीं गए हो। फिर बच्चा कहेगा कि हाँ मैडम मैं तो नहीं चल सकता। क्यों, तुम्हारे पास क्या बैसाखी नहीं है, तुम्हारे पास है ना तुम्हारा हथियार, चलो इनके थ्रू, है ना। ऐसे बोलेंगे हम बच्चे को। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई जो बच्चे पोलियो से ग्रस्त है लाओ एक गाना सुना दो। यहाँ पर बात है आपकी तो टीचर को सम फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको किस तरह से एड्रेस करना है। क्योंकि फिजिकली चैलेंज बच्चे जो होते हैं ना, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि ये लोग खेलकूद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अगर नॉर्मली हम देखें तो टीचर भी सोचते हैं क्या पेन लेना है, बैठाओ इनको यहीं पे, है ना, ये होता है। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हमें इसी चीज में चेंज लाना है, हमने अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, ठीक है, और एक सटीक लैंग्वेज के साथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is the most effective way to convey students from disadvantaged sections that you expect them to participate and succeed? भाई आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा ना, और आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो कौन सा इनमें से सबसे इफेक्टिव होगा। अगेन मैं कहूंगी कि यहाँ पर सारे ऑप्शन हो सकता है गलत ना हो, कुछ आपको सही लग रहे हो, दो एक से ज्यादा सही भी लग सकते हैं, लेकिन वही है अब एग्जामिनर की नजर में कौन सा सही है हमें ये सोचना होता है। तो बताइए, आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड। भाई आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे कि यस यू कैन डू इट। डेवलप योर इंटरेस्ट इन द टॉपिक टू बी टॉट। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, या फिर अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना कि देखो बेटा इन्होंने भी कर लिया है, आप भी कर सकते हो। कंपेयर देम विद अदर चिल्ड्रन एज फ्रीक्वेंटली। अब मतलब फ्रीक्वेंटली है मतलब बार बार आप ये करेंगे टू मेक देम रियलाइज देयर गोल, ताकि वो अपने लक्ष्य के प्रति जो है वो उन्मुख हो सके। एम्फेसाइज द पॉइंट दैट यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम। या फिर आप बार बार ये चीज जताएंगे कि हाँ भाई मुझे आपसे बहुत उच्च अपेक्षाएं हैं, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा।
देखो हाई एक्सपेक्टेशन आप लगातार अगर आप हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना तो बच्चे जो हैं थोड़े से डिमोरलाइज होते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा तो, अगर ऐसा हो गया तो, है ना। हाई एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिए। एक्सपेक्टेशंस भी आप क्यों रख रहे हैं इतनी ज्यादा? आपको बच्चे को ये रियलाइज कराना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बच्चे को अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। उसके बाद आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सेस, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे कि यस मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कर सकते हैं ऐसा, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, ठीक है। आप डेवलप योर ऑन इंटरेस्ट इन द टॉपिक, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेयर देम विद, अब आप बार बार बच्चों को कंपेयर करेंगे कि देखो इसने कर लिया है, ये कर लिया है, अब तुम भी करो, तुम भी कर सकते हो। बार बार कंपैरिजन जो है ना, इसमें फ्रीक्वेंटली आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन से तो बच्चा जो है ऑब्वियसली डिमोरलाइज होगा, डिमोटिवेट होगा। कंपैरिजन हमेशा आप कामयाब नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं फिर वो आप में ना जेलेसी की भावना भी डेवलप कर देते हैं। तो बार बार आप कंपैरिजन मत कीजिए। हम कहते हैं ना कि हमें अपने आप से कंपेयर करना है, बच्चों को ये सिखाना है कि वो अपने आप से कंपेयर करें कि देखो अब आपका जो परफॉर्मेंस था ये था, हमें इससे एक लेवल ऊपर जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सबसे सटीक मुझे लग रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, विशिष्ट अधिगम असक्षमता वाले बच्चे जो होते हैं उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। मतलब इन बच्चों में क्या चीजें होती हैं, इनमें से चार में से जो है एक थोड़ी है वो ठीक होगी, बाकी सारी जो है थोड़ा ठीक नहीं लगेंगी, है ना। तो वो बताओ फटाफट से। तो हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों का मानसिक विकास बहुत मंद होता है ना। मेंटल डेवलपमेंट ही बहुत स्लो हो रहा है। लो आईक्यू होता है इन बच्चों का, ठीक है। डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एक या एक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में जो है विकार होता है। हैव डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट, या फिर ये बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो ये बताना है आपको, ठीक है। देखो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज को, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एक साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें डिसऑर्डर होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है थोड़े मेंटल कैलकुलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, मैथ से रिलेटेड हो सकते हैं, रीडिंग से हो सकते हैं, लर्निंग से हो सकते हैं। बेसिकली लर्निंग अधिगम के उसमें जितनी भी चीजें आती है ना उन सब से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में दिक्कत होती है थोड़ी सी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एडजस्टमेंट में कठिनाई ऑब्वियसली होगी, लेकिन ज्यादा सटीक बताना है आपको, है ना। सिर्फ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम थोड़ी होती है, वो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टीज है ना, कुछ डिसेबिलिटीज हैं, उनकी वजह से जब वो चीजें बार बार नाकामयाब होते हैं तो फिर उनको एडजस्टमेंट दिक्कत होती है। लो आईक्यू नहीं कह सकते हम। देखो एल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, अभिषेक बच्चन हो गए, ठीक है। कई ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिनका लो आईक्यू नहीं था, वो हाई आईक्यू के थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज थी। आप पढ़ना एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इनका मेंटल डेवलपमेंट ही स्लो हो रहा है ना। आईक्यू तेज हो सकता है भाई, हम कैसे कह सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट ही स्लो है, ऐसा नहीं है। लर्निंग में ही कुछ दिक्कत आ जाती है, उसके बहुत वेरियस रीजंस होते हैं। कई बार एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस भी होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनके कारण हो सकते हैं, ठीक है। और अभिषेक बच्चन को आपको देखकर लगता है कि क्या उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको भी बचपन में थी, ये बात भी मतलब मैंने पढ़ी थी कहीं न्यूज़पेपर में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement is not true about individualized education program? This is very important question, है ना। ये दो क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं। देखो भाई मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप ये मत सोचो कि मैं हर दिन 5 दिन हफ्ते में 50 क्वेश्चन में नए बना लूंगी। क्वेश्चन फ्रेम करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मटेरियल चाहिए होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस लगाने पड़ते हैं, है ना। क्वेश्चन फ्रेम करना अपने आप में हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग चाहिए उसमें, और वो थिंकिंग मैं 5 दिन लगातार हफ्ते भर में इसी पे काम नहीं कर सकती हूँ। मैं ऑब्वियसली सीटेट से भी क्वेश्चन लेती हूँ, मैं ऑब्वियसली केवीएस, देखो केवीएस के तो एग्जाम ही वो थोड़े, मैं यहाँ पर पीआरटी पर फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो केवीएस का जो है पीआरटी के 2-3 ही पेपर हैं, ठीक है। उसके एक पेपर तो मैं ऑलरेडी आपको कराई चुकी हूँ, 2013 का भी मैं आपको करा दूंगी जल्दी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन का भंडार लगा हुआ है और मैं आराम से क्वेश्चन बना दूं। अगर आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं है, आपको नहीं मजा आ रहा है, फिर नहीं आप देख सकते, तो आप भले मत देखिए, मेरी तरफ से कोई आपको बाउंडेशन नहीं है ना। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी ने किया हुआ है कि ये सीटेट के लेवल के क्वेश्चन से आप करा रहे हो या जो करा रहे हो, जो भी है, मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि ये आपके काम का नहीं है तो आप मत देखो, बिल्कुल मत देखो।
मैं किसी को बाउंड नहीं कर रही हूँ, किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन बच्चों पर ध्यान देना है जो मुझे डेली देख रहे हैं, जो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और जिनको हेल्प मिलती है इस चीज से, ठीक है, और मतलब उनको हेल्प मिल रही है इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इसमें अलग इंटेंशन नहीं है। ओके गाइज, और जो बच्चे कर रहे हैं लगातार मेहनत जो है वो करते रहिए। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ऑब्वियसली मैं भी किसी पिछले पेपर से ही उठाती हूँ, पिछले पेपर से लेकर आती हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम करती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं खुद फ्रेम करने बैठती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके मैं फ्रेम करती हूँ। ओके, तो गाइज ये मत सोचो कि बहुत सिंपल टास्क है, ऐसे आपके सामने आ जाऊंगी और लो भाई मैं तो बना बना के आपको क्वेश्चन दे दूंगी, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो एग्जाम में बैठते हैं ना, जो आपका एग्जामिनेशन पेपर बनाते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं और उनके पास काम ही यही होता है। ओके, और कोई उनके पास काम नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये कहना था, जो लोग ये कह रहे थे कि आप सीटेट के लेवल के क्वेश्चन करा रहे हो, तो आप लोगों ने शायद ढंग से क्वेश्चंस देखे नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चंस मैंने डीएसएसबी के एग्जाम से लिए हैं, एंड डीएसएसबी के एग्जाम में 100 नंबर की पेडागोजी आती है, सीडीएन पेडागोजी आती है। ओके, और जो आपको केवीएस में भी हेल्प करेगी। भाई ये डीएसएसबी पीआरटी टीचर का एग्जाम है, इसके लेवल के क्वेश्चंस भी उठा रही हूं मैं यहाँ से। और जहां तक केवीएस की बात है, तो केवीएस का लेवल जो था पिछले वाला, मुझे नहीं लगा था बहुत हाई लेवल था, और इन काफी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था जो पेपर मैंने कराया था, है ना। तो अब आप लोग अगर इतना पढ़ चुके हो तो आपको काफी क्वेश्चंस इजी लगेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। और फिर भाई अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आपके सामने कैसा भी आ जाए आप आराम से कर सकते हो। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा, चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन को। भाई 9th और 10th क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है, प्रॉपर इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट से दो जो मैंने लिए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इस पर आपका केवीएस में लास्ट क्वेश्चन भी आया था आईईपी पर, ठीक है। आईईपी जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब जो होता है, एक तरह से इसमें हम क्या करते हैं ना, हम एनुअल गोल सेट करते हैं इसमें, ठीक है। एनुअल गोल सेट किए जाते हैं, हालांकि इंडिविजुअल अटेंशन भी दी जाती है, लेकिन ग्रुप में फोकस किया जाता है, ठीक है। पहले ग्रुप पे ही फोकस किया जाता है कि आप जो है ग्रुप लेवल पर आप तैयार कीजिए, उसके बाद जो लूप्स होल होंगे उसको आप इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे, है ना। इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप लेवल पर, दोनों केस पर यहां पर देखना होता है। इसमें आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम में जो होता है मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम में, इसको शॉर्ट में हम आईईपी कहते हैं, ठीक है। तो एनुअल गोल्स यहाँ पर सेट किए जाते हैं, और जो आपने गोल्स दिए हैं उनको अचीव करने के लिए आप ग्रुप प्लस इंडिविजुअल दोनों लेवल पर आप काम कर सकते हो। यहाँ पर हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चे का जो लेवल है उसको और इंप्रूव किया जा सके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ, ठीक है। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, ये भी हो गया। अब देखो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट, मैंने कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो यहीं पर लिख दिए हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये जो है इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में, इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं है, सच नहीं है, वो आपको बतानी है, ठीक है। पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व बाय प्लानिंग इंडिविजुअल गोल्स, तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा है इट विल बी इजी टू टेक अप आईईपी गोल्स ऑन इंडिविजुअल लेवल रेदर देन ग्रुप लेवल, तो हम भाई इंडिविजुअल लेवल पर ही ले लें, ग्रुप लेवल पर ना लें, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। IEP keep records along with progress information help the teacher to communicate well with the parent, ठीक है भाई। IEP keep records along with, इसके साथ हम रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं, प्रोग्रेस इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करते हैं, ताकि जो है टीचर के पेरेंट के साथ जो है अच्छे से कम्युनिकेट किया जा सके। IEP गोल्स शुड बी इवेलुएटेड ऑन एनुअल बेसिस एंड न्यू गोल्स शुड बी सेट, भाई एनुअल बेसिस पर इनको जो है सेट किया जाता है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके इसको क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये गलत है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सारी IEP के बारे में सही है, इसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ताकि हम पेरेंट्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। जब हमारे पास रिकॉर्ड होंगे कि भाई आपका बच्चा इस तरह से पहले जा रहा था, ग्रुप में ऐसे परफॉर्म कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे परफॉर्म कर रहा है ना, तो उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर हम एनुअल बेस पर जो है अपने गोल सेट कर लेते हैं कि इस साल हमें इन बच्चों में ये इंप्रूवमेंट करनी है, ओके। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते कि हम भाई इंडिविजुअल लेवल पर ही ध्यान देंगे रेदर देन ग्रुप लेवल, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कोऑपरेटिव लर्निंग पर बेस्ड है ना। हम इंडिविजुअल पर तो स्पेशल स्कूल से भी तो कर सकते थे ना, तो हमने ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन हम क्यों लेके आए हैं, हम इसीलिए लेकर आए हैं कि बच्चे में जो है कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेशन, ये सारी स्किल्स डेवलप हो पाए, वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर पढ़ पाए। तो आईईपी में भी मेन फोकस आपका ग्रुप लेवल पर होता है, लेकिन होता है कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, इसलिए इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी उनको कराई जाती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी उन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई इंडिविजुअल लेवल पर ही ध्यान दे, ग्रुप लेवल पर ध्यान ना दे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स आईईपी के बारे में बिल्कुल ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम शॉर्ट में DI बोलते हैं, है ना। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि DI क्या है। ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यानी कि विभेदित निर्देश, ठीक है। देखो, विभेदित निर्देश का मतलब क्या है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना उसमें डिफरेंशिएट करो, है ना। कभी आपने ऑडियो वीडियो दिखा दिया, कभी आपने लेक्चर मेथड यूज कर लिया, कभी आपने डिस्कशन करा लिया। एक तो इस तरह की चीजें हो गई कि आपको डिफरेंशिएटेड रूप से जो है अपनी टीचिंग लर्निंग को वो अप्लाई करना है। और क्या हो सकता है, और आप असेसमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप डिफरेंट कीजिए, है ना। बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स को देखिए, उनको प्रेफर कीजिए, ठीक है। आप डिफरेंट तरीके का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डेटा आएगा आपके पास लास्ट में, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना, वो भी आपके पास देखेंगे आप थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अचीवमेंट डेटा जो है आपका असेसमेंट टूल्स का जो भी है वो डिफरेंट तरीके से आप कलेक्ट कीजिए बच्चों के बारे में, ठीक है। कंटेंट जो है वो कंटेंट भी आप डिफरेंट तरीके से पेश कीजिए बच्चों के पास, है ना। कुछ को हो सकता है कि मतलब छोटे ग्रुप में समझ में आता है, कुछ को हो सकता है बड़े ग्रुप में समझ में आता है, कुछ को हो सकता है थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पर जाकर इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। तो हर तरह की आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए क्लासरूम में, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए कौन सा ट्रू नहीं है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में। भाई वैकल्पिक अनुदेशात्मक और मूल्यांकन गतिविधियां प्रदान करना, यानी कि अल्टरनेटिव इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट एक्टिविटीज, तो मैंने आपको बताया कि ये तो होता ही है। चैलेंजिंग स्टूडेंट्स एट एन अप्रोप्रिएट लेवल, एक विशिष्ट लेवल पर जाके जो है बच्चों को आप चुनौती देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बच्चों का लेवलिंग देखा है और उसके बाद आप उससे बहुत डिफिकल्ट टास्क करा रहे हैं ना। चैलेंज करना बच्चों को बहुत जरूरी है, लेकिन उनके लेवल के अकॉर्डिंग। उनके लेवल से ज्यादा अगर आप हाई चले जाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उनके लेवल पर थोड़ा सा आपको हाई लेकर चलना पड़ता है, ज्यादा हाई भी नहीं लेकर जाता, ठीक है। तो एक अप्रोप्रिएट लेवल आपको ध्यान में रखना है। ये भी होता है भाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, ये नहीं होता है। इसमें ये नहीं कहा है कि सबके लिए सब कुछ अलग अलग करेंगे आप, नहीं। आप बहुत सारी, वैसे देखो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होगी। एक यूडीएल होता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग भी होता है, वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। उसके बाद IEP होती है, ये सारी स्ट्रेटेजी होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। मतलब ये इन सब में जो है ना बेसिक फोकस ग्रुप पे होता है, लेकिन इंडिविजुअल अटेंशन भी दी जाती है। लेकिन आप इन सभी में ये नहीं बोल सकते कि भाई इंडिविजुअल पे ही ध्यान देना है ना। मतलब आपको इनके नाम से लगेगा नहीं अलग अलग सबको देना है, लेकिन नहीं, ये ग्रुप की बात करते हैं बेसिकली। और क्यों करते हैं? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कोलैबोरेशन को और कोऑपरेटिव लर्निंग को एनहांस करने के लिए है, ठीक है। यूज ए वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट द स्टूडेंट, तो हाँ भाई इसमें तरह तरह के ग्रुप हो सकते हैं, छोटे ग्रुप हो सकते हैं, बड़े ग्रुप हो सकते हैं, पेयर हो सकता है, तो ग्रुपिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन।